Hello everyone, I welcome you back to Civil Spotlight, and today we are going to discuss the valley curve. This is lecture 4 part 4. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for competitive exam. Let's begin our lecture. तो दोस्तों, इस छोटे मोटे हाल चाल पूछने के बाद अब मैं आपको याद दिला देता हूं कि हमने स्टार्ट किया था वैली कर्व। सॉरी, वैली कर्व नहीं, हमने स्टार्ट किया था वर्टिकल कर्व्स। अब वर्टिकल कर्व्स में दो तरह के कर्व्स होते हैं, एक है वैली कर्व और एक है हमारा समिट कर्व। समिट कर्व हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है और अब हम बात करने वाले हैं वैली कर्व की, यानी कि सैग कर्व की। तो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस वैली कर्व या सैग कर्व के बारे में वो देखते हैं हम कि इसका आइडियल कर्व क्या है, यानी कि जो आइडियल इक्वेशन होनी चाहिए वो किस फॉर्म में होनी चाहिए। वो होगी क्यूबिक पैराबोलिक फॉर्म में। मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है आप लोगों के लिए, वो लिख लेना भले से अच्छे से। वैसे तो आप लिखते ही हो पॉज करके, बट आई एम मेंशनिंग इट कि आप क्यूबिक पैराबोला इज द आइडियल कर्व फॉर सैग और वैली कर्व एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड द स्मूथ राइडिंग कंफर्ट। अब देखो, ये जो लाइन है ये आपको याद कराएगी ट्रांजिशन कर्व की, क्योंकि जब मैंने आपको ट्रांजिशन कर्व पढ़ाया था तो मैंने बोला था 3 टाइप के कर्व जो हैं वो पॉसिबल हैं, और उसमें से हमने चूज़ किया था स्पाइरल। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये कर्व हमने पर्टिकुलरली नोटिस किया था जिसमें हमने स्पाइरल देखा था, हमने लिम्निसिकेट एंड क्यूबिक पैराबोला। फाइनली बेस्ड ऑन द कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज स्पाइरल कर्व जो है वो सेलेक्ट कर लिया था, और यहाँ पे क्या सेलेक्ट हुआ है, क्यूबिक पैराबोला। किस केस में? वर्टिकल कर्व्स के केस में। अगर हम और कुछ देखें, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस लिखी हैं कि भाई ऐसा क्यों किया। सिंपल लिखा है कि हमें स्मूथ राइडिंग कंफर्ट प्रोवाइड करनी है। ये वैली कर्व या सैग कर्व जो भी आप कहना चाहें, वैली कर्व है ये। अगर यहाँ पे से देखे जाए तो प्रॉपरली साइड डिस्टेंस तो अवेलेबल है हर पॉइंट पे हमारे पास। आराम से अगर कोई एंट्री कर रहा है व्हीकल तो सैग कर्व पे उसको सब टाइप का व्हीकल दिखता रहेगा आराम से, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई? कंफर्ट। तो स्मूथ राइडिंग कंफर्ट, स्पाइरल चला गया, बेस्ट था वो हमारे ट्रांजिशन कर्व के लिए, यहाँ बेस्ट हो गया क्यूबिक पैराबोला। और वही बात मैंने यहाँ लिखी है, नो प्रॉब्लम ऑफ साइड डिस्टेंस ऑन वैली और सैग कर्व। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? तो ओनली प्रॉब्लम वुड बी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसे? देखो जब हमने समिट कर्व पढ़ा था तो वहाँ पे शॉकर ईज में आ गए थे, यहाँ पे शॉकर पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा, या एक्स्ट्रा मैं कहूँगा कि स्टिफ हो जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ नोट करो, इस पर्टिकुलर लेंथ को एक आर्क ऑफ सर्कल मान लो, तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, नीचे की तरफ आपका वेट भी है प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इस वेट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन रेजिस्ट कर रहा है? शॉकर रेजिस्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू टायर के ऊपर जाके प्रेशर बिल्ट हो रहा है। अब शॉकर जो है ज़्यादा लोड को रेजिस्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा क्या होंगे, स्टिफ हो जाएंगे, वो ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से अंडुलेशन और जो इस कर्व को पार करते हुए जो दिक्कत आएगी वो कौन सी होगी? राइडिंग कंफर्ट की होगी। एज व्हीकल मूव्स ऑन सैग कर्व, centrifugal force pushes down the spring, absorbs, making it more stiffer, and shocker has to bear both weight and centrifugal force. तो भाई ये बात तो समझ में आ गई कि आइडियल कर्व क्या है, उसका कारण क्या है और जो शॉकर होंगे ज़्यादा स्टिफ कहाँ पे होंगे? वैली और सैग कर्व में होंगे। तो इन बातों को ध्यान में रख के हम बोल सकते हैं कि वैली कर्व को डिज़ाइन करते हुए डिज़ाइन रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। हम कह सकते हैं डिज़ाइन रिक्वायरमेंट होगी राइडिंग कंफर्ट। ऑब्वियसली दिन में तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से हमारा काम चल जाएगा और वो ओवरऑल व्हीकल को दिख रहा होगा, बट नाइट के केस में हम चाहेंगे हेडलाइट साइड डिस्टेंस प्रॉपरली मिले, यानी कि जो रात की स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो मिल जाए,
प्लस क्योंकि ये वैली कर्व है तो जब भी मॉनसून सीजन आएगा तो वाटर ड्रेन आउट करके या लोवेस्ट पॉइंट तक जाएगा ही जाएगा, तो लोवेस्ट पॉइंट पे एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना ही चाहिए हमारे लिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। तो हम जब भी वैली कर्व की बात करेंगे तो हम कहेंगे एक तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस यानी कि रात का स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मिनिमम मिले ही मिले, साथ में राइडिंग कंफर्ट भी मिले, और इम्पॉर्टेंट इसको मत छोड़ना, ड्रेनेज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है इन केस ऑफ वैली कर्व। ठीक है, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ वैली कर्व की। जैसे हमने लेंथ ऑफ समिट कर्व देखा था, सेम कंसेप्ट पे लेंथ ऑफ वैली कर्व रहेगा। हमने क्या देखा था कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसी को हम लेंथ मानते हैं एल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कर्व को क्या मानते हैं हम, रिलेटिवली फ्लैटर मानते हैं। अगर कोई भी कर्व बहुत बड़ा सा है, मतलब बहुत बड़ा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो वो काफ़ी हद तक फ्लैट माना जाएगा। फ्लैट माना जाएगा तो जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वही क्या बन जाएगी, लेंथ ऑफ वैली कर्व बन जाएगी। बट यहाँ पे हमारा डिज़ाइन पैरामीटर किन किन पे चल रहा है? एक तो राइडिंग कंफर्ट पे चल रहा है, रात की स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यानी कि हेडलाइट साइड डिस्टेंस, और ड्रेनेज पे चल रहा है। तो मैथमेटिकली इन दो पैरामीटर के ऊपर हम डिज़ाइन ऑफ लेंथ की बात करेंगे। तो सबसे पहला मैंने उठा लिया है लेंथ ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट। तो पहली बात तो हमने ये सीख ली कि सर हॉरिजॉन्टल लेंथ एल है, क्यों? क्योंकि कर्व फ्लैट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, हाँ ये एल एस वही है ट्रांजिशन कर्व की लेंथ, यही आपको याद रखनी है कि जो ये टोटल लेंथ होती है दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। और ट्रांजिशन कर्व की लेंथ जैसे एल एस हम निकालते थे वो यूज़ करेंगे एंड उसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ वैली कर्व है। एल एस क्या है? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है। आप ये समझ सकते हो एक वैली कर्व को बनाने की बजाय हम 2 ट्रांजिशन कर्व बना रहे हैं। अब इस तरीके से आपको कंसेप्चुअली भी समझ में आ जाएगा और ये बात भी समझ में आ जाएगी ऐसा क्यों करते हैं। अब आप बोलेंगे सर आप 2ls कर रहे हो क्या ये तब भी वैलिड है जब n1 और n2 की वैल्यूज डिफरेंट हो? बिल्कुल, मैथमेटिकली वो अप्रोक्सीमेटली 2ls यानी कि 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बराबर ही आने वाला है। तो अब 2 ट्रांजिशन कर्व्स बना दो, वो बन गया हमारा वैली कर्व। तो यही बात मैंने यहाँ पे वर्ड्स में भी लिख दी है कि हर जगह पे आपको कंसेप्चुअली और मैथमेटिकली चीज़ें क्लियर है। अब क्यूबिक पैराबोला में मैंने यहाँ लिखा हुआ है n इज इक्वल्स टू एल एस बाय आर। अब आप ये कहेंगे कि सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले इस कर्व का आइडियल जो फॉर्मूला बताया था फॉर कर्व ट्रेसिंग या कर्व बनाने के लिए फील्ड में, वो क्यूबिक पैराबोला बोला था और मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे। और आप n इज इक्वल्स टू एल एस जो कि इसका आधा ही होगा उसको डिवाइड बाय आर कर रहे हो, जबकि अगर ये सपोज करो आर्क ऑफ सर्कल होता तो ये n होता और ये वाला हो जाता हमारा पाई माइनस n और ये हो जाता फिर n। ये तब होता है जब ये आर्क ऑफ सर्कल है, ये है एक आर्क ऑफ क्यूबिक पैराबोला। तो बाय थ्रू मैथ्स आप बस इतना याद कर लो कि यहाँ पे जो n ड्यू टू सर्कल आता है ना उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो वो n ऑफ क्यूबिक पैराबोला मिल जाएगा। तो इस तरीके से अभी के लिए आप बस ये समझ सकते हैं कि ये कहाँ से आए। तो n इज इक्वल्स टू एल एस बाय आर। अभी मैंने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को 2 टाइम्स कर दोगे तो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व मिलेगा। और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या है? वी क्यूब बाई सी आर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चरों में। तो इट बिकम्स वी क्यूब बाई सी डिवाइडेड बाई आर। आर की वैल्यू क्या होगी? एल एस बाय एन, तो हमने यहाँ रख दी। एंड यहाँ एल एस है, ये एल एस है, इधर चले गए, एल एस स्क्वायर इज एन वी क्यूब बाय सी। तो L is equals to 2 times the LS, it is 2 times the n v cube by c raised to power half, क्योंकि ये L का अपन अंडर रूट ले लेंगे बाद में और उस तरीके से पहुंचा दिया। और जो लेंथ ऑफ वैली कर्व हो गई 2 टाइम्स दी LS हो गया। तो ये बेसिक पार्ट ऑफ आप कह सकते हो हल्का सा मैंने आपको डेरिवेशन भी समझाने की कोशिश की है कि सिर्फ रटो मत,
ये आया कहाँ से है, दो चीज़ें याद रखना, ये ट्रांजिशन कर्व के 2 टाइम्स वाले कंसेप्ट से आया हुआ है। अगर कुछ भी ना गिवन हो टी की वैल्यू क्वेश्चन में, तो कितनी लेनी है, आईआरसी कोड ने कितनी बोली है, 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब। अब हम देखते हैं कि साइट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कैसे होगा। अभी तक हमने कंफर्ट से देख लिया, फॉर्मूला भी याद कर लिया, मैंने मार्क कर दिया था, उसको आप जाके फिर से नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एज पर हेडलाइट साइड डिस्टेंस, रात वाला स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो अगेन दो कंडीशन बन सकती हैं कि लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस या लेंथ ऑफ वैली कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस। तो हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, लेंथ इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। ओके, लेट द हाइट ऑफ हेडलाइट बी h1 एंड फोकस्ड पोर्शन ऑफ बीम ऑफ लाइट बी इंक्लाइंड एट अल्फा अपवर्ड्स। मतलब इसको थोड़ा है ना वो डायग्राम वायग्राम समझा दिया जाए तो मस्त समझ में आता है। तो ये देखो छोटा सा ये नीचे आए एक बार, हाँ जैसे आपको व्हीकल जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये मैंने आउटलाइन बनाने की कोशिश की व्हीकल की रफ, और ये देखो ये इसकी हेडलाइट है, इसका बिल्कुल जो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल है उससे हेडलाइट साइड डिस्टेंस का जो प्रोजेक्शन है वो अल्फा अपवर्ड है, और इसकी हाइट ग्राउंड से h1 है। ठीक है, द साइट डिस्टेंस अवेलेबल विल बी मिनिमम, वर्ड है इस पे क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना, और इसलिए मैंने स्पेशली ये यहीं नोट करवा दिया, विल बी मिनिमम व्हेन द व्हीकल इज एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑन सैग कर्व। This is because the beginning of curve will have infinite radius and bottom of curve will have minimum radius, which is property of transition curve. अब याद करो, मैं तो इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सीख जाएं। अभी हमने क्या देखा था, वैली कर्व क्या है, दो ट्रांजिशन कर्व को आपस में मिला दो। तो ट्रांजिशन कर्व क्या करता है, एक स्ट्रेट रोड से सर्कुलर कर्व में स्टार्ट कराता है। तो यहाँ r टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, जब पहुँचता है तो r इज इक्वल्स टू r जितनी भी हमको रिक्वायर्ड होती है वहाँ पहुँच जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो व्हीकल होगा उसको ज़्यादा बड़ा एरिया दिख जाएगा, बट ये जब r इज इक्वल्स टू मिनिमम वाले पॉइंट पे पहुँचेगा तो उसको क्या मिलेगा, मिनिमम हेडलाइट साइड डिस्टेंस। तो सबसे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा हुआ, मिनिमम जो लोवेस्ट पॉइंट हो जाएगा वही आपका सैग कर्व पे सबसे कम साइड डिस्टेंस वाला पॉइंट हो जाएगा। इन द केस, किस केस में, व्हेन लेंथ इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस वाले केस। ठीक है, एज इन फील्ड इट इज इजियर टू कंस्ट्रक्ट पैराबोला। ये तब थ्योरेटिकल बातें हो गई, ये सब ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि फील्ड के अंदर आप क्यूबिक पैराबोला नहीं डाल सकते हो। रियल लाइफ में जनरली वर्टिकल कर्व जो बनाया जाता है, कोशिश की जाती है उसको सिर्फ सिंपल पैराबोला यानी कि पावर 2 वाले केस से ही काम कर दिया जाए। तो y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर फील्ड की इक्वेशन है, तो उसमें a क्या है, n/2l हो जाएगा। ये आपको याद ही करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि हमने ये n की वैल्यू ये रही, लेंथ ऑफ कर्व निकाल लो, और उससे मिलता जुलता नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन आ गया, बताना कि इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर और a की वैल्यू क्या है, n/2l। अच्छा, बात करते हैं इस इक्वेशन में हम फिट करने की कोशिश करते हैं जो हमने अभी अभी असम्पशंस देखे। h1 इज द हाइट ऑफ हेडलाइट, और अल्फा जो है वो अपवर्ड प्रोजेक्शन है। तो टोटल हाइट ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो गया, साइट डिस्टेंस ये s है, तो s tan अल्फा प्लस h1, इतनी तो हाइट हो गई सर मेरी। तो s tan अल्फा प्लस h1 इज इक्वल्स टू a s स्क्वायर। a की वैल्यू हमको पता है, s स्क्वायर रहती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये लेंथ को L को इधर ले जाएंगे और इसको वापस डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिला ये फॉर्मूला, L इज इक्वल्स टू NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h1 प्लस 2s tan अल्फा। एक तो आप ये याद कर लो, ये बेसिक हुआ, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यानी कि जब सबमिट कर पढ़ा रहे थे तो बेसिक वाला बताया था। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, हमारा आईआरसी कोड बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यूज मानता है, वो बोलता है हाइट ऑफ आई ऑफ ड्राइवर कितनी है, 0.15 मीटर है। सॉरी आई कह रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, हाइट ऑफ आई ऑफ ड्राइवर तो 1.2 मीटर होती है,
हाइट ऑफ हेडलाइट, आई एम रियली सॉरी, हाइट ऑफ हेडलाइट ऑफ व्हीकल इज अबाउट 0.75 मीटर्स एंड अल्फा जो है वो 1 डिग्री अपवर्ड माना गया है। तो इनको रख दोगे तो इक्वेशन बदल के हो जाएगी एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 0.035 एस। आपने ये बहुत याद की होगी, बट मैं आपसे कहूँगा ये जो मैंने दोनों मार्क की हुई है ना, दोनों को अच्छे से याद करना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वो 0.75 की जगह बोल देंगे 1 मीटर है और अल्फा की वैल्यू लो 5 डिग्री है, अब सॉल्व कर दो, तब कहाँ जाओगे? मरते मरते थोड़े यार, ऐसे थोड़ी ज़बरदस्ती रटते फिरना है, समझ के रटना है, क्वेश्चन हमारे सारे सॉल्व होने चाहिए। तो एल क्या है? लेंथ ऑफ सेक कर्व, एस क्या है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एन क्या है? n1 प्लस n2। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अदर सिचुएशन व्हेन लेंथ इज लेस देन साइड डिस्टेंस। इन दिस केस, अब इस केस में मिनिमम साइड डिस्टेंस कब मिलेगी? इन दिस केस मिनिमम साइड डिस्टेंस इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कर्व। कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस पर छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। जब L ग्रेटर देन एस था तो मिनिमम कब मिलेगा? जब वो बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर चला जाएगा व्हीकल वहां पे। बट जब L ग्रेटर देन एस है तो कब मिलेगा? जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना व्हीकल का, वहां पे। अब इसका कारण भी बता रहा हूँ कैसे। If vehicle is at the bottom of curve, then its headlight beam will reach far beyond the end point of curve. Whereas if vehicle is at the beginning of curve, then headlight beam will hit just outside the curve. Therefore, the length of curve is derived by using the vehicle at the beginning of curve. ये क्या बकवास करता रहता हूँ मैं? वैली कर्व है तो वैली कर्व के अंदर यार आप सर आपने बताया लोवेस्ट पॉइंट है, तो बाई सिंपल लॉजिक से भी दिख रहा है। बट यार समझ रहा हूँ मैं, आपकी जो बेसिक आईक्यू होगा वो यही कहेगा यार सबसे कम तो जब मैं नीचे पहुँचूंगा व्हीकल को लेके तो उसकी हेडलाइट में ऐसा तो कुछ दिखना चाहिए सर। बट यार यहाँ पे समस्या ये है, जो आपकी साइट डिस्टेंस है ना, यहाँ देखो एस वो बड़ा है एज कंपेयर टू एल। तो जैसे ही आप यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट पे व्हीकल लेके पहुँचोगे ये थोड़ा सा अपवर्ड दिखने लगेगा। इसकी जो बीम्स होंगी दैट विल रन पैरेलल टू जो जो हमारा n2 है उसके, और उससे अल्फा रखोगे तो आराम से देखो हम ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे इन साइट डिस्टेंस। तो सबसे बुरी सिचुएशन कब है? व्हेन L इज लेस देन साइट डिस्टेंस। तो वहाँ पे वो तभी है जब बिगिनिंग ऑफ कर्व पे हमें व्हीकल मिले। कुछ भी नहीं तो इतना तो याद कर लो, L इज लेस देन S, तो बिगिनिंग ऑफ कर्व पे मिलेगा। यही इसका लॉजिक है, क्योंकि अगर आप यहाँ जाओगे सेंटर पॉइंट पे खड़े होगे तो यहाँ पे जो बीम है ये पैरेलल टू कर्व चली जाएगी, जिसकी वजह से बहुत लंबा डिस्टेंस दिखेगा, क्योंकि अपने आप में साइड डिस्टेंस है। साइड डिस्टेंस तो बड़ा ही हो गया ना, और साइड डिस्टेंस ऑलरेडी बड़ा है हमारा। तो सबसे बुरी कंडीशन लेनी है जब ये सबसे ज़्यादा नीचे की ओर झुका होगा वो पॉइंट। और वो पॉइंट क्या है? ए, बिगिनिंग ऑफ कर्व, जहाँ से टेंजेंट जो है स्टार्ट हुई है। ए पॉइंट क्या है? टेंजेंट पॉइंट कह सकते हैं। तो अगेन मैथ्स वैथ्स लगाएंगे क्यूबिक पैराबोला वाली और सॉल्व कर देते हैं इसको। तो हमें क्या मिल गया? देखो ऐसे तो मैंने कोशिश तो किया आपको कर्व दिखा के कर सकूं। ये देखो ये हो गया h1, जो हाइट देखो कितनी छोटी सी हाइट मुझे मिल रही है इस बार अबव द ग्राउंड, और उसके ऊपर पूरा की पूरा s tan अल्फा कितना ज़्यादा मिल गया। तो वही l/2 और s माइनस l/2 की बात करेंगे। पहले हम l/2 की बात कर रहे थे, इस बार s माइनस l/2 की बात हो रही है। इस बात को ध्यान में रखना, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमको लेना पड़ रहा है। तो जो लेंथ ऑफ वैली कर्व है उसके अंदर से हमने 2 टाइम्स द साइट डिस्टेंस में से माइनस कर दिया है 2h1 2s tan अल्फा बाय n। ये याद कर लो, बहुत अच्छा है। और साथ साथ में IRC कोड की वैल्यूज़, जो हाइट ऑफ हेडलाइट होगी 0.75 मीटर्स, अल्फा 1 डिग्री, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? L इज इक्वल्स टू 2s माइनस 1.5 माइनस 0.035s डिवाइडेड बाई n। ये हो गए आपके फॉर्मूले फॉर वैली कर्व, जो आपको हर हाल में याद करने हैं। अब इसी के साथ एक और टाइप का न्यूमेरिकल, बहुत रेयर रहा है पर मैंने सोचा जब पूछ ही लिया है एक दो बार, कहीं मैंने देखे थे पुराने क्वेश्चंस में, हो सकता है इसको वापस ले आएँ गेट और ESE वाले। तो
इसके बारे में स्पेशली हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए। काफ़ी टाइम से ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के वैली कर्व से। क्या है लोवेस्ट पॉइंट ऑन वैली कर्व? एक तो इसमें थियोरेटिकल कंसेप्ट है और एक न्यूमेरिकल है। थियोरेटिकल क्या है? लोवेस्ट पॉइंट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोविजन ऑफ ड्रेनेज। क्यों पता करना होता है हमें लोवेस्ट पॉइंट? ताकि हमें ड्रेनेज के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे ड्रेनेज अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, साइड ड्रेनेज, और जो कैम्बर है उसको प्रॉपरली हम ज़्यादा रखेंगे, इसीलिए ये लोवेस्ट पॉइंट की इम्पॉर्टेंस है। और जो डिस्टेंस ऑफ लोवेस्ट पॉइंट है वो फ्रॉम फर्स्ट ग्रेड N1 होगी, वहाँ से बतानी है। यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना हमारा N1, उससे बताएंगे हम कि ये लोवेस्ट पॉइंट कितना है। उसको डिनोट कर रहे हैं मैथमेटिकली x0, और जो लोवेस्ट पॉइंट हुआ फर्स्ट ग्रेड से N1 से, दैट इज कैपिटल L अंडर रूट N1/2n। सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लेना है। अब यहाँ पे देखो, मैंने तुमको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में समझाने के लिए ये बनाया हुआ है कि लोवेस्ट पॉइंट लाइज ऑन फ्लैटर ग्रेडियंट साइड। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर भी, कि भाई तुम्हारा जो लोवेस्ट पॉइंट है वैली कर्व में वो कहाँ होगा? फ्लैट ग्रेडियंट के पास होगा। देखो कैसे, अब देखो आपको खुद दिख जाएगा, ये एक थोड़ा फ्लैटर ग्रेडियंट है, ये थोड़ा स्टीप ग्रेडियंट था। तो वैली कर्व बनाने जाएंगे तो यहाँ से देखो उठने लगा, और इसका जो मिनिमम पॉइंट है यहाँ आया और वापस ये उठने लगा। तो इसका मिनिमम पॉइंट कहाँ, किस साइड शिफ्ट हो गया? फ्लैटर ग्रेडियंट की तरफ। अगेन ये थोड़ा स्टीपर ग्रेडियंट है, ये थोड़ा सा फ्लैटर ग्रेडियंट है। अब इन दोनों को जोड़ के बनाओगे वैली कर्व, तो देखो वापस से वो फ्लैटर की साइड में आ गया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब मैंने ढूंढ ढांड के एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर निकाल लिया जिसमें आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और सारे जो थियोरेटिकल क्वेश्चन थे वो मैंने बोल बोल के अंडरलाइन कर करके वैली कर्व में आपको समझा दिए। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है। अ वैली कर्व हैज़ अ डिसेंडिंग ग्रेड ऑफ 1/40 फॉलोड बाय असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/50। ठीक है, मतलब N1 N2 की वैल्यू दे दी है। द लेंथ ऑफ वैली कर्व रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइन स्पीड ऑफ 80 km/h फॉर कंफर्ट कंडीशन इज। सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट कंडीशन मांगा है। ठीक है, कंफर्ट कंडीशन में 2 टाइम्स दी ट्रांजिशन कर्व वाला फॉर्मूला लिख दिया, और कैपिटल N की वैल्यू क्या है? 1/40 प्लस 1/50, इट बिकम्स 0.045। ठीक है, C गिवन नहीं है। अब C गिवन नहीं है तो मैंने क्या बोला था, कितना ले लो? 0.60 ले लिया सर, और अब रख देते हैं इसको हम। जैसे हमने वैल्यू रखी, हमें L इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस N N की वैल्यू रख दी, यहाँ पे V की वैल्यू रख दी, और फिर C की वैल्यू रख दी। 58 मीटर्स निकल के आया। तो ये न्यूमेरिकल क्यों करवाया? अगर C की वैल्यू ना गिवन है तो 0.6 डालनी है। अब देखो एक और न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। इसके अंदर 3 पार्ट हैं, और इन 3 पार्ट से आपके हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर हो जाएगा। फॉर अ हाईवे descending gradient 1/25 meets an ascending gradient of 1/20, a valley curve need to be designed at a speed of 90 km/h based on headlight sight distance equals to stopping sight distance, comfort condition जहाँ पे C की वैल्यू इन्होंने खुद दे दी है, और तीसरा पूछ लिया व्हाट इज द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड्स दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.35 दिया हुआ है, हाइट ऑफ हेडलाइट 0.75 मीटर, और बीम एंगल 1 डिग्री। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? हेडलाइट साइड डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है? V/TR + V²/2G F ± N। और मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी बता रहा हूँ, वर्टिकल कर्व में जब भी हम स्टॉपिंग साइड निकालेंगे तो ग्रेडियंट क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब 0 रखोगे N की वैल्यू और सॉल्व करोगे तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आएगा 152.83, यानी कि 153 मीटर्स के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और N की वैल्यू को ऐड करके निकाल लिया। कुछ भी नहीं गिवन है मुझे कि लेंथ की वैल्यू बड़ी होगी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या छोटी होगी, तो सबसे पहले क्या मानेंगे? डिफॉल्ट में मान लेंगे कि यार लेंथ की वैल्यू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से बड़ी है, और इसको चेक कर लेंगे।
एन एस स्क्वायर 1.5 रख दिया सर। सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू उसके बाद। सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेटली आया 307 मीटर्स। तो हमारा अजम्पशन क्या था, एल, और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितनी है 153 मीटर। हाँ भाई चेक कर लो, बिल्कुल सही बैठ गया, ओके है। तो हमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से चाहिए 307 मीटर वर्टिकल कर्व पे, और कंफर्ट कंडीशन से कैसे चाहिए, कंफर्ट कंडीशन से इट इज 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं, एन की वैल्यू 0.09 है, वी की वैल्यू 24.93 मीटर पर सेकेंड है, और सी की वैल्यू गिवन थी 0.5 रेज़्ड टू पावर हाफ, सॉल्व किया 106 मीटर। ऑब्वियसली तो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व क्या होगा, जो भी इन दोनों में से ग्रेटर होगा, ग्रेटर कितना है 307 मीटर। तो गाइज ये वो क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे डिस्कस करने के लिए वैली कर्व या सेक कर्व के अंदर। बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और यार काफ़ी स्लो शेयरिंग चल रही है क्योंकि मैं एंटायरली आप लोगों के भरोसे हूँ आप लोग शेयर करो अगर आप देखते हो प्लीज़, और सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब करोगे तो यार ये जो सर्च में जब कोई बच्चा यूट्यूब में डालता है तो जिसके ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं ना, सर्च उसको ऊपर दिखाता है। हमको कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि चैनल को इसलिए बढ़ाना है कि पैसे कमाने, ये इसलिए कि हम लोग कुछ दे के जाना चाहते हैं हमारे जूनियर्स को, स्टूडेंट्स को, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। तो गाइज शेयर इट, spread the channel, and signing off. God bless you all.